नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीओ परीक्षा के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, आप उसको प्लीज देख लीजिए अगर अब तक नहीं देखे हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में गलत कथन हमको चयन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त पहले थे, ठीक है। उनके संबंध में यहाँ पे कथन जो हमें मिल रहे हैं कि उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, तो ये कथन भी सही है। जो है करीब 319-20 ईस्वी के आसपास में उन्होंने जो है गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ठीक। दूसरा कथन है कि उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और तीसरा है कि उन्होंने जो है ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक। तो ये कथन भी हमारा ठीक है। तो गलत इसमें कुछ भी तो है नहीं, फिर नन ऑफ द एबव जो है इसको चूज करेंगे, ठीक, डी ऑप्शन। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त भी एक जो है महान शासक हुए, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में जो है उनको कविराज, परम भट्टारक, पृथिव्याम प्रतिरथ, इसके अलावा जो है धरणी बंध भी इनको वहाँ पे कहा गया है, धर्म प्राचीर बंध भी कहा गया है, ठीक। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं, तो हम उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। समुद्रगुप्त के अभियानों का उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो जितने भी समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान उसके अलग अलग जगहों के अभियान हैं, उन सब के बारे में सूचना एरण अभिलेख से मिलती है, जो कि हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। स्पेशली मध्य प्रदेश में कहाँ से मिलता है, जरा ये बताइए। तो मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इनका टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है, तो इनको क्या कहा गया है। तो मेहरौली जो दिल्ली में लौह स्तंभ है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्र कहा गया है, ठीक। अब इसी में अगले शासक के बारे में एक और कथन है कि शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की, ठीक है। तो ये दोनों टाइटल्स जो हैं कुमार गुप्त प्रथम जो हैं इन्होंने धारण किया था। इनके संबंध में एक और कथन पूछा जाता है कि इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसका भी निष्पादन किया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। किस गुप्त शासक के शासनकाल में सोने के सिक्कों का वजन सर्वाधिक था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो रूलर्स लिखे हुए हैं तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलवाए, है ना। तो अगर वेट के हिसाब से देखेंगे तो स्कंदगुप्त के सिक्के जो हैं ये सबसे भारी थे। गलत कथन को चुनना है हमको। तो देखिए, कुमार गुप्त के जो सिक्के हैं उस पर मोर की जो आकृति है वो मिलती है, और दूसरा है स्कंदगुप्त ने जो सिक्के चलवाए उनके सिक्कों पे लक्ष्मी देवी जो है उनका अंकन मिलता है, ठीक। तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक जो है ठीक है, सी ऑप्शन को चूज करेंगे। मतलब गलत पूछा है ना तो कोई नहीं वाला चूज करेंगे, ठीक। गलत तो है नहीं इसमें। जिसका काम जाली सिक्के बनाना होता था उसके लिए अर्थशास्त्र में किस पद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली किताब थी ना अर्थशास्त्र, तो उसमें कई तरह की चीज़ों का मेंशन है। तो उसी क्रम में जो लोग जाली सिक्के बनाते थे या जो व्यक्ति बनाता था उसको बोला जाता था ये कूट रूपक। गुप्त काल में जो सैन्य प्रशासन में हाथियों की सेना का प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, ठीक। तो यहाँ पे इसको बोलते थे महापीलुपति, है ना, डी ऑप्शन। गुप्त अभिलेखों के अनुसार राजमहल के रक्षकों का प्रमुख जो होता था उसको क्या कहते थे, ठीक है, यानी चीफ ऑफ द गार्ड्स ऑफ पैलेस। तो इसको बोलते थे जो है महाप्रतिहार, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बाकियों के बारे में देख लें तो दंड पाशिका जो है ये बेसिकली होता था पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक, उस समय की जो पुलिस होती होगी। फिर है ये जो है महासंधि वग्राहक है, इसको बोलते थे, ये उसका नाम था
जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था उसको बोलते थे, ठीक है। फिर है महापक्ष पटालिक, है ना, तो ये होता था जो ये ऑडिट वाला विभाग होता था, लेखा विभाग, उसका प्रमुख होता था, ठीक। तो ऐसे जो भी हमारे ये डिपार्टमेंट्स थे तो उसके अलग अलग लोग होते थे। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का डी आंसर था, ये दिखा था आपने। निम्नलिखित में से किसने कन्या की तुलना बंधक रखे हुए धन से की है, ठीक है। गर्ल कंपेयर्ड विद द मनी हेल्ड इन मॉर्टगेजेस, तो ये स्टेटमेंट है इनका, कालिदास जी का। फिर देखिए हम यहाँ पे लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में समय समय पर पशुधन की गणना किस वर्ष से लगातार की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे सबसे पहले वर्ष 1919 और 20 के टाइम पीरियड में पहली पशुधन जो है ये सेंसस जो है इसको किया गया। उसके बाद सेकंड जो है ये 1924-25 के दौरान किया गया था। और आज़ादी के बाद अगर हम देखें प्रथम जो ये लाइव स्टॉक सेंसस है इसको 1951 में कैरी आउट किया गया था। और ऑन एन एवरेज जो है इसको 5 साल पे किया जाता है। परंतु अभी देखें जो हमारे पास लेटेस्ट में रिपोर्ट है 20वीं पशुधन गणना, तो ये हुई थी अभी वर्ष 2019 में, है ना, तब ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और उससे पहले जो आई थी वो वर्ष 2012 में आई थी, 19वीं। तो कुछ अभी ऐसा क्रम चल रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है भारत में, उसमें 8 उद्योगों में से किसका उद्योग का अधिकतम और न्यूनतम भारांक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर 8 इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें हम जानकारी देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें IIP में भार होता है लगभग 40% के आसपास, शायद कंफर्म कर लेंगे कि भाई इसको। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे न्यूनतम होता है इसका फर्टिलाइजर्स का, ठीक। यहाँ पे 8 उद्योगों के बारे में भी आप जान लीजिए कौन कौन से उद्योग इसमें होते हैं। तो देखिए जो है कोल होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये क्रूड ऑयल, ठीक। फिर जो है नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हमने देख लिए अभी, और फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो यहाँ से 8 हमने ये देख लिए। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए जो था ये करेक्ट था। इनमें से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है फसलों के लिए, अब जैसे यहाँ पे तो पैडी और वीट के लिए पूछा गया है, तो लेकिन और भी फसलों के लिए जो है रिकमेंडेशन करता है, तो ये CACP जो है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना, इनके द्वारा किया जाता है। 3 उप योजनाओं समेत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ PM आशा के रूप में जाना जाता है। तो इसको कब शुरू किया गया है ये बताना है, ठीक। तो ये जो है सितंबर 2018 में इसको शुरू किया गया था। और बेसिकली इसका जो एम है इस PM आशा को, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और किसानों को उनकी जो उपज है उसका एक लाभकारी मूल्य जो है वो सुनिश्चित कराना है। 3 उप योजनाएं जो इसमें शामिल हैं, तो पहला होता है इसमें ये मूल्य समर्थन योजना, दूसरी होती है ये मूल्य अंतर भुगतान योजना, और तीसरी निजी खरीद व भंडारण योजना, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब 20वीं पशुगणना जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, तो उसी का डेटा अभी हमको पढ़ना है आने वाले अभी 1-2 साल और। तो इसके अनुसार से निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भैंसों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, या कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है बफेलोस की संख्या में, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य हमारा जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। ये गली इरोजन जो है यानी कि अवनालिका अपर्दन निम्नलिखित में से किसका एक अग्रिम चरण होता है, ठीक है। तो मिट्टी के जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है ना, ये कट के बहने वाली प्रक्रिया, उसको आप अपर्दन के रूप में जानते हैं। तो उसके कई चरण होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन यानी कि आसफाल अपर्दन। इसमें क्या है कि वर्षा की बूंदें जो है मिट्टी पे पड़ेंगी और मिट्टी के कण जो है वो डिस्प्लेस होंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगला चरण होता है हमारा ये शीट इरोजन, ठीक। इसमें क्या होता है कि मिट्टी जब जल के साथ बहने लगती है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि ये इसमें आपका रिल इरोजन जो होता है ना, तो इसमें जैसे अब मिट्टी इसमें शीट इरोजन में बहने लगी थी, तो अब मिट्टी में छोटी छोटी ऐसे नालियां बनने लग जाएंगी, है ना, उस लैंड में, ठीक। तो उसको बोलते हैं रिल ये अपर्दन, ठीक। और उसके बाद अवनालिका अपर्दन होता है यानी कि गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी नालियां हैं ये बड़ी आकार की हो जाती हैं, ठीक।
और उसके बाद फिर जो है अपना चैनल इरोजन होने लगता है, इसका अगला स्वरूप होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन हम यहाँ से कौन सा चुनेंगे, डी वाला। अब सॉइल इरोजन ही पूछा जा रहा है कि किसके कारण होता है, यानी कि मृदा का अपरदन के कारण क्या क्या होते हैं। तो तेजी से होता है शहरीकरण, जाहिर सी बात है उसमें मिट्टी कटेगी, बहेगी, खुदाई होगी, है ना, तो ये इरोजन उसमें बढ़ेगा। पेड़ों की कटाई होती है, तो पेड़ जो कि जड़ों के माध्यम से मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी बहेगी ही। ठीक, जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई हो जाती है, तो उसमें भी मिट्टी ओपन एरिया में आ जाती है ना, घास वगैरह का आवरण हट जाता है, तो ये भी एक कारण होता है। ठीक, तो तीनों ही होगा, ए बी, मतलब 1 2 3 तीनों को चुन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन के मेथड होते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, है ना, अलग अलग फसल लगा लीजिए, मल्चिंग कर लीजिए, कंटूर प्लगिंग होता है, समुच्च जुताई। ये क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए। तो अपक्षय जो है, वीदरिंग, ये मिट्टी के वही इरोजन के एक तरीके से पार्ट है ना, ये कंजर्वेशन में कहाँ से हेल्प करेगा, तो इसको चुन लेंगे। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि जो है, जैसे मान लीजिए ये खेत है, इसमें कुछ ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक, अब ये बीच में खाली जगह जो बची है, तो उसमें पौधों के बीच की खाली जमीन में, जैसे ये जो धान की फसल होती है, तो उसके जब हमने धान निकाल लिया उसमें से, तो उसका जो ये पराली जो बच जाता है, पुआल, है ना, तो इन जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत ऐसे जमीन पे बिछा दी जाती है। ठीक, तो वो मॉइस्चर को भी कंटेन करता है और आपका जो है सॉइल का जो संरक्षण है वो भी होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को आदिवासी लोगों का हरा सोना भी कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइबल पीपल, तो ये होता है बांस। ठीक, जो लोग पान खाने के शौकीन होंगे उनको पता होगा कि कत्था उसमें लगाया जाता है, एक लिक्विड सा होता है। ठीक है, तो पान में लगा करके खाने के काम आता है ये। तो किस वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त होता है ये। ठीक है, तो एक पेड़ होता है खैर, है ना, तो इससे प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। यहाँ पे एक गलत कथन को चुनना है, तो 2 स्टेटमेंट हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस वन के वृक्षों के नीचे 5 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। ठीक है, तो एक प्रकार की घास होती है ये गुच्छ घास, 5 मीटर लंबी नहीं भाई, सिर्फ लगभग 2 मीटर लंबी होती है ना, ये उगा करती है। ठीक है, और जैसे भारत में अगर हम बात करें इन वनों की, तो जैसे ये आपका जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, है ना, दक्षिणी पंजाब के, हरियाणा, है ना, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इन वनों के पौधे जो हैं वो लगभग पत्ती रहित होते हैं पूरे वर्ष, झाड़ियाँ जैसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे बबूल के पेड़, है ना, खजूर, नीम, खैर के पेड़, तो ये सब जो है वृक्ष इसकी विशेषता है। तो दोनों ही गलत हैं, हम ये सी ऑप्शन को चूज करेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन दक्षिण पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के वनों को वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये साउदर्न एरिया वाला जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, इनको वहाँ पे शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। जंगल और आदिवासी लोगों के बीच संबंधों का वर्णन करने वाले गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, आदिवासी लोग मोस्टली जो है जंगलों में निवास करते हैं। ठीक है, और उनका हैबिटाट होता है वो नेचुरल हैबिटाट होता है। तो इसमें गलत को अगर हम चुने तो सी ऑप्शन में लिखा है कि आदिवासी समुदाय प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और जंगलों को नष्ट करते हैं, परंतु ये गलत है। प्रकृति का बहुत ही ध्यान रखते हैं, वो जंगलों को एज अपना घर मानते हैं और उसका बहुत ही कंजर्वेशन करते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार। सही कथन चुनना है इसमें से हमको। तो भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने जो है उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे थे ऑलमोस्ट, तो हमने उसी मॉडल को अपनाया है। ठीक, और दूसरा है कि अनुच्छेद 74 जो संविधान का है मंत्री परिषद से संबंधित है, यानी कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होती है ना, उससे संबंधित है। और 75 जो है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल व अन्य प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा कथन ठीक है, दोनों ही सही हैं, सी को चुनेंगे।
गलत कथन यहाँ पे चुनना है। तो देखिए मंत्रिमंडल यानी कि जो एक कैबिनेट शब्द आप सुनते हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक परिषद होती है, ठीक। और दूसरा है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग स्टेटस होते हैं। जैसे कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो जो हमारी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जैसे होम अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, है ना, तो ये सब कंसिडर किए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में, ठीक। उसके बाद कुछ राज्य मंत्री होते हैं, है ना, कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ उप मंत्री होते हैं ना। तो ये सब जो है ये जो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट में है, तो इसमें जो है सारे लेवल के मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, और जो सिर्फ कैबिनेट को हम रेफर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेते हैं, है ना, आप सुनते होंगे इनके बारे में, तो ये इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं मैं, आप इसको जरूर बताइएगा क्वेश्चन, कि कैबिनेट शब्द जो है पूरे संविधान में एक ही जगह मेंशन है, वो कहाँ पे मेंशन है जरा उसको कमेंट करके बताइए। तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, डी ऑप्शन को चूज करेंगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि जो CSIR है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत के ये प्रधानमंत्री होते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो जैसे लास्ट उप प्रधानमंत्री ये आडवाणी जी बने थे, ठीक है, तो ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये एक बस एक्स्ट्रा कह लीजिए गैर संवैधानिक पद है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक, तो देखिए ये सारे जो लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे, और इन सभी लोगों ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है भारत के। तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री तथा उनके समाधि स्थलों के नाम के संदर्भ में गलत युग्म को चुनना है। तो देखिए सी ऑप्शन गलत है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट, है ना, किसान घाट नहीं। जय जवान जय किसान का नारा किस वर्ष में दिया गया था? तो 1965 में जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर का टाइम था, उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी जो थे उन्होंने इस नारे को दिया था। ठीक, तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी है तो वो क्या है? ठीक है, तो जैसे देखिए प्रावधान ये है कि there will be a council of minister headed by prime minister to aid and advise the president of India, जो कि सारे कार्य जो भारत में होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक, तो इस मामले में वो सलाह जाहिर सी बात है राष्ट्रपति जी को देंगे। तो ऐसी क्या सलाह उन्होंने दी या नहीं दी, इसकी कोई भी जांच किसी न्यायालय में नहीं हो सकती। ये प्रावधान हमारा है अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 2 में। भारत में सरकार द्वारा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण जो जारी किया जाता है उसको किस रूप में जारी किया जाता है? ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इशू किए जाते हैं व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र। गलत कथन को चुनना है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। दूसरा है कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसको निम्न सदन यानी कि जो वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका सदस्य ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन भी ठीक है, तो गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे भारत में अभी वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये वाराणसी से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक, इससे पहले जो मनमोहन सिंह जी थे वो असम से राज्यसभा सांसद थे। ठीक है, यानी कि वो राज्यसभा के मेंबर थे। परंतु जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है वो वहाँ का जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, उसका ही सदस्य होना चाहिए, तभी वो वहाँ का जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का महान्यायवादी बनने की योग्यता नहीं है? ठीक है, तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है और देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। ठीक, तो इनकी सर्विस कंडीशन मतलब होती है कि पहले तो ये भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरा है कि वो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों या उसका अनुभव हो उनको। ठीक है, फिर है या तो वो 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय के वकील रहे हों, या फिर वो भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात न्यायविद हो यानी कि लॉ के एक्सपर्ट हो। ठीक है, 3 साल के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
भारत के महान्यायवादी को निम्नलिखित में से किसकी बैठक में बिना मताधिकार के भाग लेने का अधिकार है? ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो है ये लोकसभा की प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, राज्यसभा में भी ले सकते हैं, और अगर दोनों का ज्वाइंट सेशन है उसमें भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, परंतु वोट नहीं दे सकते। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो सीएजी होते हैं उनको उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? ठीक है, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट में उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इनका भी प्रावधान है। ठीक, आर्टिकल 148 से देखेंगे तो सीएजी के बारे में आपको प्रावधान मिलेंगे। भारतीय संविधान में सीएजी का कार्यकाल किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, सही कथन हमको चुनना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट है कि विद्युत धारा की प्रवाह जो होती है, जैसे जिस मान लीजिए सर्किट में इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। ठीक, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो होगा है ना उसको ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता है। तो ये भी सही है, बहुत डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन जानिए आप। अब यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक ओम होता है। ठीक, यूनिट की बात हो रही है, तो ऐसा यूनिट ओम, इसको इस प्रकार से जो है ये इसका चिन्ह होता है। ठीक, और जो ये हमारा प्रतिरोध है उसको एक लेटर से भी सूचित किया जाता है, इसको बोलते हैं आर, है ना, कैपिटल आर। तो ये भी ठीक है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, नन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आपने घरों में देखा होगा, अब तो खैर नहीं होता, पहले जब वो वाले टीवी होते थे बड़े वाले तो उसमें एक वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लगाया जाता था, जैसे फ्रिज वगैरह में अभी भी लगाते हैं। तो चूंकि हाई इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए आपके सप्लाई में आ रही है तो उसको सूटेबल जो सप्लाई है आपके फ्रिज या टीवी के लिए वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्टेबलाइजर का यूज करते थे, वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसको एक बार यूपीपीसीएस ने पूछा था मोबाइल फोन चार्जर के एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि वो भी जो है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उसका एग्जांपल होता है। एक अर्धचालक अपने शुद्धतम रूप में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए एक होते हैं कुचालक, एक अतिचालक और एक अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रूप में जब आप पढ़ते हैं तो इन चीजों के बारे में पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं ये आपका आंतरिक अर्धचालक, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण होता है ये आपका जो है जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, ये सब जो होते हैं इसके एग्जांपल हैं। कुचालक के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो इंसुलेटर होते हैं, है ना, विद्युत के कुचालक होते हैं ये। तो इसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम या शून्य होती है और इसमें आवेश का प्रवाह जो है वो संभव नहीं होता, यानी कि जो चार्ज का फ्लो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये जो है विद्युत के बैड कंडक्टर हैं या इंसुलेटर इनको कहा जाता है। तो दोनों ही ठीक है। संकटग्रस्त जानवरों और पौधों को सुरक्षा के लिए एक विशेष देखभाल इकाई में रखने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्स सिटू, यानी कि किसी बाहरी जो है स्थान पे उनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, उसको एक्स सिटू संरक्षण बोला जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही ठीक हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनको एक बार पढ़ के देख लीजिए। बायोडाइवर्सिटी के संबंध में एक बार और एक क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या होती है? ठीक है, तो आनुवंशिक विविधताएं, पृथ्वी पर मौजूद सभी जैविक प्रजातियां, ठीक, जैविक समुदायों के बीच में भिन्नता, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव, ये सब सारे के सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जैव विविधता के। संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस तिथि को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को। ठीक,
देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्स सिटू संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, तो इन सिटू और एक्स सिटू विधियां जो है हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई प्रजाति कहीं जहां किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में पाई जा रही है तो उसको इन सिटू बोल दिया गया। अब एक्स सिटू के संदर्भ में जहां पे उसको और संरक्षण प्रदान करना है, हम बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप करते हैं, नेशनल पार्क बना देते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाते हैं। पर क्रायो प्रिजर्वेशन है ये इसमें ऑड हो जाएगा। बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है, इसमें बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, है ना, या सेल्स हैं, टिश्यूज हैं जो डैमेज हो सकते हैं, मान लीजिए किसी को ट्रांसप्लांट करना है या कुछ और तरीके से उसको रेगुलेट करना है, तो उसके संरक्षण के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जो है उसको यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है यहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह को। ठीक, तो ये उससे संबंधित है। यहाँ पे ये जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जैसे एनिमल्स और प्लांट्स, उससे संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इसको समाप्त करेंगे इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।